वेलकम एवरीवन। आज आपका टीच मंत्रा के चैनल में फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए आज एक फिर नया लेक्चर लेके आया हूँ। आपके शिक्षण कौशल का जो पोर्शन आता है सुपर टेट के एग्जाम में 10 नंबर का, उसका हम आज सेकेंड लेक्चर करेंगे। इसके हमने काफ़ी कम लेक्चर किए हैं। जीवन कौशल और बाल मनोविज्ञान के हम लोग तीन लेक्चर कर चुके हैं। जीवन कौशल के तो 5 लेक्चर कर चुके हैं कम से कम। तो जीवन कौशल का आपका ज़्यादा से 50 to 70% सिलेबस खत्म हो गया है। सिर्फ 3 लेक्चर और हम करेंगे जिसमें आपका पुरस्कार एवं दंड होगा, व्यवसायिक और व्यापारिक चीज़ें और संवैधानिक मूल्य, यही 3 चैप्टर मेन बचे हैं। तो उसको आपका क्लियर हो जाएगा। फिर मैं उसका एक पूरा होल वीडियो आपके लिए 2 से 3 घंटे का लाऊंगा, जिसमें हम एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और रिस्पॉन्स दें, इंतज़ार कीजिए, वो वीडियो भी जल्दी आएगा। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारा शिक्षण कौशल एवं उसकी विधियाँ और कुछ कौशल, मतलब शिक्षण कौशल जो होते हैं मेन मुख्यतः, और इसकी जो विधियाँ होती हैं उन पे आज हम बात करेंगे। ये लेक्चर मैंने इसलिए अभी ऐड कर लिया तुरंत कि हम पिछली जो क्लास में बाल मनोविज्ञान में मैंने वैयक्तिक भिन्नता के बारे में जो बात की थी उससे ये टॉपिक कनेक्टेड होता है। क्यों कनेक्टेड होता है? क्योंकि उसमें जो विधियाँ मैंने बताई थी वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर कि हमने 2 स्टूडेंट में वर्गीकरण किया, उनको हम शिक्षा देने के लिए कौन कौन सी विधियाँ यूज करते हैं। तो उसमें आपका मैंने प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि और प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, इन चीज़ों के बारे में भी बताया था। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं। तो मैंने दोनों क्लास को कनेक्ट करने की कोशिश की है कि आपको चीज़ें और भी अच्छे से समझते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया। आज आपका टीच मंत्रा परिवार कम से कम 650 प्लस अब हो गया है। जल्दी हम 1K की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या क्या चीज़ें और हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए और भी ऐसी ही बेहतर क्लासेस लाते रहें। सो ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। चीज़ों को शॉर्ट रखेंगे, जो मेन क्वेश्चन है उन पे ज़्यादा डिस्कस करना जरूरी है। बाकी इस पोर्शन की भी मैं एक मैराथन लेके आऊँगा जो 2 से 3 घंटे की होगी। उसमें हम एक ही वीडियो में पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उन पे हम डिस्कस कर लेंगे एक ही वीडियो में। तो ऐसे ही जुड़े रहिए। चलिए अब अपना लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या विधियाँ हैं, क्या क्या शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण विधियाँ होती क्या है और शिक्षण कौशल होते क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज बात जिस चीज पे करने जा रहा हूँ वो है शिक्षण की विधियां और एवं कौशल। एज अ टीचर जब आप प्राइमरी स्कूल में जाते हैं तो वहां पे आपका शिक्षण जो होता है, शिक्षण का आप चीजों को बच्चों को सिखाएंगे कैसे, उन तक पहुंचाएंगे कैसे। जैसे आपको एक मैथ की इक्वेशन है, मैथ का एक फार्मूला है, मैथ का एक सूत्र है, गणित का एक सूत्र है, वो किसी बच्चे तक आप कैसे पहुंचाएंगे, उसका तरीका क्या हो सकता है, उसके मतलब वो कैसे उस चीज को सीख पाए, उसका क्या तरीका हो सकता है। शिक्षण विधियां में हम इन चीजों के बारे में सीखते हैं। जब आप बीटीसी या बीएड कर रहे होते हैं, जिसका बीटीसी का अब नाम डीएलएड कर दिया गया है, तो वहां पे जब ट्रेनिंग के तौर पे ये सब चीजें हमको वहां पे सिखाई जाती हैं। क्यों सिखाई जाती हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एज अ टीचर जब आप प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक बनकर जाएंगे, जहाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी, जहाँ आपकी नियुक्ति होगी, तो वहाँ बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, किस तरीके से उनको सिखाना है, किस तरीके से उनको अपनी क्लास से जोड़कर अपनी मतलब कक्षा से कनेक्टेड करके रखना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। चारों सेमेस्टर में एक एक महीने का आपका एग्रीमेंट ट्रेनिंग भी होती है, जिसको बोलते हैं कि टीचिंग भी होती है, जिसमें आपको प्राइमरी स्कूल में कहीं भेजा जाता है कि आप जाएं, बच्चों से थोड़ा वहाँ पे एक्सपीरियंस इकट्ठा करें। तो 4 महीने का वो हमारा भी हो जाता है। तो वहां से हम भी बहुत चीजें सीखते हैं। तो मेनली जो होता है शिक्षण विधियों का मतलब है कि किसी भी चीज को, किसी भी छात्र को जिस तरीके से, जिस प्रकार से आप उस तक पहुंचा सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं, ये आपका शिक्षण कौशल माना जाएगा कि वो चीजें कैसे आप उसको सिखा पा रहे हैं। तो मेन जब शिक्षण विधियों की बात आएगी परिभाषा के तौर पर, हम डायरेक्टली ऐसे ही बोल देते हैं। बुक्स में और भी परिभाषा लिखी है बस बेसिकली, लेकिन आपको एलेबोरेट जिस तरीके से करना है वो ऐसे ही करना है कि शिक्षण विधियां जो होती हैं वो किसी स्टूडेंट, जो मेरा स्टूडेंट है या आपका हो, आप स्कूल जब पढ़ाने जाएंगे तो आपके भी स्टूडेंट वहाँ पे जो होंगे,
उनको आप चीजें किस तरीके से सिखा पा रहे हैं। उसमें किस तरीके का मतलब हो गया कि प्रदर्शन कौशल से, भ्रमण कौशल से, वाद विवाद चर्चा से, व्याख्यान विधि से, आपकी प्रोजेक्ट विधि हो गई, आगमन विधि हो गई, निगमन विधि हो गई, खेल विधि हो गई, और आपका प्रोजेक्ट विधि हो गई जो मैंने अभी बताया, और भ्रमण विधि भी हो गई। तो इन सब चीजों को आप वहां पे सीख के उनके साथ, बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से चीजें सीख पाते हैं। अब आते हैं कि कौन कौन सी हमारी शिक्षण की विधियां हैं जो आपके सुपर टेट के एग्जाम में और यूपी टेट के एग्जाम में एज अ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि जब गणित हम पढ़ाते हैं या विज्ञान पढ़ाते हैं या हम हिंदी पढ़ाते हैं या एनवायरमेंट पढ़ाते हैं कक्षा में बच्चों को, तो वहाँ भी इन दोनों विधियों का बहुत ही महत्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि आगमन विधि में बेसिकली होता क्या है कि हम स्पेसिफिक टू जनरल बात करते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसका मेन ये मतलब है कि हम पहले उदाहरण की बात करेंगे, फिर हम नियम की तरफ जाएंगे। अब उदाहरण की तरफ जैसे एग्जाम्पल पे लेते हैं हम कि एनवायरमेंट आपको अगर किसी बच्चे को पढ़ानी है तो आप सबसे, अगर किसी बच्चे को प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आपका तरीका क्या होगा उसको पढ़ाने का? तो तरीका आपका ये होना चाहिए कि आप बच्चे को बाहर ले जाएं, भ्रमण के तौर पे बाहर ले जाएं, उसको पार्क में या कहीं ले जाएं, उसको पेड़ का एक एग्जाम्पल सामने से दिखाएं, उसको सनलाइट दिखाएं कि ऐसे ऐसे ये प्रोसेस होती है। तो वो हो गया उसका डायरेक्ट एग्जाम्पल। अब उसको धीरे से क्लास में लाके जब आप बोलेंगे कि हमने जो बाहर देखा उस प्रोसेस को एज अ नियम, एज अ रूल हम उसको फिर प्रेजेंट करेंगे, तो वहां पे आ जाएगा स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब विशिष्ट तौर से हमने उसको सामान्य की तरफ ले गए, हम उसको उदाहरण से नियम की तरफ ले गए। पहले हमने उसको उदाहरण दिया, फिर हमने उसको नियम बताया। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यूपी टेट का 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, आगमन विधि में किस तरीके का यूज करते हैं, मतलब किस विधि से हम इसमें बच्चों को चीजें सिखाते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, आप ये चाहें तो चीजें नोट कर सकते हैं। अगर नोट्स बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आपके लिए पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। क्लासेस का मैं शॉर्ट नोट्स इसलिए तैयार करेंगे हम कि आपके 4 या 5 पेज में पूरा सिलेबस कवर हो जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आप तक पहुंचे। तो इसलिए क्लास वाइज आपके लिए पीडीएफ अभी तो नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे, बट एज ए सिलेबस जब हम चीज कंप्लीट कर लेंगे तो एक होल पीडीएफ आपको मिलेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक टू जनरल ये चीज भी पूछी जाती है कि आगमन विधि का दूसरा जो नाम है वो क्या है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक टू जनरल मतलब विशिष्ट से सामान्य। ये आपका हो गया पहला। अब इसी को दूसरा कि इसमें किस नियम, किस विधि के तरीके से हम बच्चे को सिखाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, उदाहरण से, शॉर्ट में लिख देगा, उदाहरण से नियम। तो यहाँ हम बच्चे को किस तरीके से सिखाएंगे, चीज बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी। दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होने चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन भी हैं क्योंकि बाकी स्टूडेंटों को इजीली याद होंगे, आप अगर भूल गए तो गलत कर देंगे और एग्जाम में एक अंक आपका कट जाएगा, आप पीछे हो जाएंगे। एक एक अंक महत्वपूर्ण है आपके लिए एग्जाम में, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। एज अ जब आप कंपटीशन लेवल पे बात करते हैं, या कंपटीशन लेवल जब आप किसी एग्जाम में बैठे हैं, तो आपके लिए ये इजी क्वेश्चन ही आपको एग्जाम क्वालिफाई करवाएंगे। क्योंकि टफ क्वेश्चन तो सबके लिए टफ होगा, इजी सिर्फ आप, इजी भी सबके लिए इजी होगा, लेकिन आप वो गलत करके आ जाएंगे तो आपके लिए इजी वाला भी टफ हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आपको सोचना है कि आगमन विधि में 2 तरीके हो गए। एक तो आपका विशिष्ट से सामान्य, अगर ऑप्शन में आपको दे के पूछा जाता है, अलग अलग करके पूछेगा, सामान्य से विशिष्ट पूछ लेगा, उदाहरण नियम से उदाहरण भी दे देगा, सरल से कठिन भी दे देगा, ज्ञात से अज्ञात भी दे देगा। 4 ऑप्शन आपको देगा। तो वहां पे आगमन विधि के हिसाब से आप या तो विशिष्ट से सामान्य आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, या उदाहरण से नियम आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सेकेंड थिंग की बात कर लेते हैं कि निगमन विधि क्या है। इस विधि का, आगमन विधि के बारे में मैंने जो कुछ बोला है उसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं।
ये चीज आपको नोट करके देखना होगा, इस चीज को समझना होगा कि आगमन विधि अगर आपने पढ़ ली है, तो आगमन विधि अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है, तो इसका हम पूरा उल्टा कर देंगे। अब अगर कोई अच्छा स्टूडेंट होगा जो थोड़ा स्मार्ट स्टडी की तरफ फोकस करके पढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ इस चीज को याद करेगा, सिर्फ इस चीज को याद करेगा, इस चीज को याद ही नहीं करेगा। क्यों नहीं याद करेगा? क्योंकि इसका रिवर्स ही तो ये है। अब कुछ बच्चे होंगे इसको भी याद करेंगे, इसको भी याद करेंगे, दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो ये आपको नहीं करना है। आपने ये चीज याद कर ली, इस चीज को डायरेक्टली उल्टा कर दीजिए। उसके एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि अगर फिर भी आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी ट्रिक क्या है। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी, यहाँ पे लिखा है निगमन, तो यहाँ पे आपका ना वर्ड का मतलब हो जाएगा, डायरेक्टली आप कनेक्ट कर देंगे नियम से उदाहरण। ये आपका बिल्कुल ट्रिक के हिसाब से बिल्कुल सही हो जाएगा, नियम से उदाहरण। अब आपको करना क्या है कि इसको भी उल्टा कर देना है, जनरल टू स्पेसिफिक बोल देना है। मतलब क्या हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट बोल देना है। कितना इजी हो गया। अब ले लेते हैं कि ये चीज यूज कहाँ होगी, इसका हम यूज कहाँ करेंगे। इसका हम यूज कर लेते हैं, जैसे आपका गणित हो गया, बाकी जो चीजें होंगी जिसमें हमें बच्चे को पहले से रूल बताना ही होता है, ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं। जैसे एनवायरनमेंट में हमने एग्जांपल ले लिया कि पहले बच्चे को एग्जांपल देंगे, फिर उसको चीजें सिखाएंगे। अब मैथ में तो हम उसको पहले एग्जांपल बताने नहीं लगेंगे, पहले हम उसको रूल ही बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि रूल होता क्या है। तो वहां पे हम इस मेथड का, निगमन विधि का प्रयोग करेंगे। अब आपके कितने क्वेश्चन मैंने क्लियर करवाए, आप आपको नोट करना है। एक तो ये हो गया आपका आगमन विधि में 2 क्वेश्चन हो गए, पूछा जाएगा। सेकंड आपका निगमन विधि में 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन इसी में यहाँ पे फिर से बनेगा ये कि आगमन और निगमन विधि का प्रतिपादक कौन है, किसने इन चीजों को डेवलप किया। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको लगाना है अरस्तु। अरस्तु आपके एक दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने आपका आगमन और निगमन विधि को, मेथड को डेवलप किया। इनको एरिस्टोटल भी बोला जाता है। तो आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रश्नोत्तर विधि। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं, बाकी फिर ये जो आपके इजी हो जाएंगे, इनमें ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है और क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। बाकी ये 2 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में चीजें थी, जिसको मैंने पूरा बेसिकली आपके लिए एलेबोरेट करके आपको बताया है। प्रश्नोत्तर विधि, इनके प्रतिपादक कौन है? तो इनके प्रतिपादक आप माने जाते हैं कि सुकरात है। सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि को डेवलप किया, मतलब प्रतिपादन किया, उसको बताया कि प्रश्नोत्तर विधि में होता क्या। हम बच्चे से पहले पूछते हैं, उससे क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम क्लास में गए प्राइमरी स्कूल में, जब किसी बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाना है, एज एग्जाम्पल हमने लिया था कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ाना है किसी बच्चे को एनवायरमेंट की क्लास में या साइंस की क्लास में। तो मैंने पहले बच्चे से पूछा कि आपने पेड़ देखा है, या आपने सनलाइट, ये बाकी चीजों के बारे में उससे पूछा। उसको जो नॉलेज थी उसके हिसाब से हमने उसको चीजें बताई। तो यहाँ से मैंने पहले उससे क्वेश्चन किए बच्चे से, उसको जो जो पता था उसी की नॉलेज के हिसाब से उसको हमने उस टॉपिक के बारे में बता दिया, बात की। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि का यूज। तो इसका डेवलप इसको किसने किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि इसमें क्या होता है। अभी तक तो नहीं पूछा गया, आगे भी शायद नहीं पूछा जाएगा। बाकी एग्जामिनर है, पूछ तो कुछ भी सकता है। तो आपको मैंने बता दिया क्या होता है, बट मेन जो इसमें क्वेश्चन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, इसको डेवलप किसने किया, तो सुकरात। ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट विधि की। प्रोजेक्ट विधि का यूज कहाँ होता है, इसको डाल्टन ने डेवलप किया था। आपका मानचित्र पढ़ाएंगे, जियोग्राफी सब्जेक्ट जब आता है हमारा, बहुत भूगोल आता है, उसमें हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। किसी बच्चे को जैसे मानचित्र के बारे में पढ़ाना है, उसको चीजें समझानी है, तो हम वहाँ पे इस चीज का यूज करते हैं। तो आपको उस चीजों के बारे में समझना होगा कि चीजें हम किस तरीके से यूज करेंगे और किस तरीके से हम समझा सकते हैं बच्चे को।
तो डाल्टन ने इस चीज को समझा कि अगर मानचित्र के बारे में बच्चे को पढ़ाना है तो हम किन चीजों को यूज करें, किस तरीके से बच्चे को समझा सकते हैं। तो वहां पे प्रोजेक्ट विधि और इनके साथ में जो थे वो भी थे कि मिस हेलन पार्क हेस्टन जो थी एक आपकी वैज्ञानिक, उन्होंने डाल्टन के साथ मिलकर इस चीज का प्रतिपादन किया। तो आप ये चीज नोट कर सकते हैं, मैं भी यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। बुक्स में ये नाम में डिफरेंस भी कहीं कहीं हो सकता है, तो आप में उसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मिस हेलन पार्क हेस्ट भी बोल सकते हैं, मिस हेलन पार्क हेस्टन भी कहीं कहीं लिखा है, पार्क हेस्टन भी कहीं कहीं लिखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वैज्ञानिक नाम है। कई टाइप की बुक्स आती हैं जिसमें डिफरेंस चीजें अलग अलग बोली गई हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं। आपको बेसिकली सीधा पता होना चाहिए, ऑप्शन तो आपको मिलेगा, रिटन एग्जाम है नहीं, तो आपको डायरेक्ट ही ऑप्शन का आंसर सीधा सीधा दे देना है। अब पांचवा आ जाता है अपना खेल विधि। तो खेल विधि को किसने प्रतिपादन किया, पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं, अगर आपने क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा, और अगर यूपी टेस्ट एग्जाम आपका क्लियर है तो जरूरी पता होना चाहिए आपको। तो खेल विधि में बेसिकली हम किस चीज के जरिए बच्चों को सिखाते हैं, तो खेल विधि में हमारा आ जाता है बच्चों को खेल खेल में सिखाना। जैसे मैथ हो गई, ये विधि ऐसी है जो आपके सारे सब्जेक्ट में यूज होती है, आपका एनवायरमेंट हो जाए, आपका हिंदी हो जाए, इंग्लिश हो जाए, या फिर आपका मैथ हो जाए, कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, वहां पे हम ये हर जगह यूज कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जैसे अब हिंदी की क्लास है, हम कहानी पे या किसी ऐसी चीज पे चर्चा कर रहे हैं जिससे क्लास में बच्चे बोरिंग फील कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो हम करते क्या है, कविता का जैसे पाठ आ जाता है, कविता हमें बच्चों को पढ़ानी है तो हम उनको बाहर ले जाएंगे, उस चीज को खेल के जरिए एलेबोरेट करके बच्चों से कहेंगे आप एक एक करके कविता को सुनाएं, सब बच्चे उस चीज को एंजॉय करेंगे और उस चीज को सीख भी लेंगे। तो वहां पे आपका खेल भी दिया जाएगा। इसको डेवलप किसने किया, तो इसको डेवलप किया था आपके एक वैज्ञानिक थे फ्रॉबेल, जो प्री प्राइमरी स्कूल में बहुत ही बड़ा उनका योगदान रहा है, काफी चीजों का उन्होंने डेवलपमेंट किया। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा खेल विधि के जो प्रतिपादक हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा फ्रॉबेल। तो ये आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं छठे नंबर पे, जो मैंने यहाँ पे आप लिख रखा है वाद विवाद कौशल। तो वाद विवाद कौशल में बेसिकली हम बात करते हैं कि जब टॉपिक पे किसी, ये टॉपिक यूज मतलब जो आपका मेथड है ये यूज होता है हिस्ट्री जैसी क्लास में या फिर ऐसे थ्योरेटिकल क्लास में जहाँ पे चीजों को डिस्कस करके ज्यादा अच्छे से सीखा जा सकता है। जैसे कि वाद विवाद कौशल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है कि अगर आपको साइकोलॉजी मनोविज्ञान सीखनी है तो वाद विवाद कौशल जो विधि है सबसे आपकी बेहतर तरीके से निखर के आ सकती है। कि आप अगर चीजों को डिस्कस करके सीख रहे हैं, एक दूसरे से समझ बना के सीख रहे हैं, तो आप साइकोलॉजी को जरूरी समझ लेंगे, साइकोलॉजी को जरूरी सीख लेंगे। तो वाद विवाद कौशल का हम यूज करते हैं कि जैसे बच्चों को किसी महान व्यक्तित्व के बारे में बताना है, महान व्यक्तित्व के बारे में बात करनी है, तो हम पहले बच्चों को, सारे बच्चों को टॉपिक देंगे कि महात्मा गांधी के बारे में आपको जो जो पता है, जो जो चीजें आप जानते हैं, उनका एक असाइनमेंट तैयार करो। ये प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चे की बात है, तो असाइनमेंट ये नहीं हो जाए कि आपको उनको थ्योरेटिकली लिख के लाना है। महात्मा गांधी के बारे में बेसिक चीजें, उनका नाम क्या था, उनका पूरा नाम क्या था, वो कहाँ के रहने वाले थे, वो क्या क्या चीजें थी, उनको हमको फादर ऑफ नेशन हम उनको बोलते हैं, जो भी चीजें हैं उनके बारे में उनको बच्चों को बोलने के लिए कहना है। तो वो जब चीजें सब कंप्लीट कर लेंगे, उनका असाइनमेंट पूरा हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि क्लास में एक एक बच्चा खड़े होके डिस्कस करेगा, बताएगा, वाद विवाद सबको सब करेंगे कि महात्मा गांधी हमारा टॉपिक है, उनके बारे में आप क्या क्या जानते हैं। तो बच्चे एक दूसरे को बताएंगे, एक दूसरे से जानेंगे। तो ये आपका हो जाएगा वाद विवाद कौशल। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। किसी भी चीज में दिक्कत है तो कमेंट में जरूर, कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये चीज अभी समझ में नहीं आई है, तो उसको अगली वीडियो में मैं उस टॉपिक को इंक्लूड कर लूंगा, आपको थोड़ा एलिबोरेट करके बता दूंगा। 7वें नंबर पे आता है भ्रमण विधि। तो भ्रमण विधि का मेन हो जाता है, आगमन विधि से ही ये निकला है एक भ्रमण विधि जो आपका है कि एनवायरनमेंट का जब हम टॉपिक पढ़ने के लिए बच्चों के साथ बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जब पढ़ाएंगे उनको साइंस पढ़ाएंगे, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम बाहर
भ्रमण करके उनको सिखा सकते हैं। जैसे एनवायरनमेंट हो गया, साइंस हो गया, तो एनवायरनमेंट में अगर बच्चों को आपको कुछ चीज बतानी है, कुछ चीज सिखानी है, तो आप उनको भ्रमण करने के लिए बाहर ले जाएंगे। हिस्ट्री में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे ताजमहल के बारे में पढ़ाना, तो बच्चों को सीधा ताजमहल घुमाने ले गए। काफी मुश्किल लगता है कि बच्चों को हम ताजमहल घुमाने कैसे ले जाए, वहाँ क्लास चल रही है, ऐसे ताजमहल घुमाने कैसे ले जाएंगे? नहीं, एज अ प्रोजेक्ट ये चीज आती है कि बच्चों को आप महीने में या 2 महीने में 3 महीने में कोई ऐसी एक ऐतिहासिक जगह पर ले जाएं जिसका हमारे सिलेबस में इंक्लूडन है, उस चीज को हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है, शामिल किया गया है। जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इंडिया की बहुत सी चीजें हैं आपकी, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, बहुत सी चीजें जो जो हैं आपकी, तो वहाँ हम भ्रमण विधि का यूज करेंगे। बच्चों को डायरेक्टली लेके जाएंगे कि ताजमहल क्लास में बता दिया ये ताजमहल है, देख लो, क्लास में उसको कॉपी में फोटो बनी है, तो बच्चों को समझ में आया, बट उतना नहीं। डायरेक्टली हम उनको वहां ले गए, ताजमहल दिखाया, सब कुछ बताया, उनका बैकग्राउंड बनाया, किसने बनवाया था, सब कुछ डिस्कस करेंगे तो उनको और अच्छे से समझ में आएगा। बच्चे भी थोड़ा एक्साइटेड होंगे, उनको भी चीजें समझ में आएगी, वो भी इंटरेस्ट लेंगे कि मैम हमें घुमाने ले जाती हैं, तो वो भी चीज सीखने में इंटरेस्ट लेंगे। तो इस तरीके से हमें क्लास को डेवलप करना है। शिक्षण विधियों का मेन मतलब ही यही होता है कि आप किसी बच्चे को चीजें किस तरीके से सिखा सकते हैं। और इस क्लास का आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाएगी, क्योंकि मैंने जो जो चीजें मैं बोल जाता हूँ वो क्वेश्चन ही है आपके, वो आंसर ही होते हैं। समझना आपको है कि मैंने क्या क्या बोला है, क्या क्या चीजें हैं। तो इसलिए आपको क्लास अगर ध्यान से देख रहे हैं तो गारंटी लेता हूं मैं इस बात की, सीटेट में आप 4 से 5 क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही एक्स्ट्रा सही कर लेंगे, जो समझ आपकी डेवलप होगी साइकोलॉजी में। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो जो चीजें एक्सप्लेन कर दी, जो जो बता दी हैं, एनवायरनमेंट में मैं गारंटी लेता हूँ कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाएंगे। अगर अभी भी किसी को विश्वास नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के अभी देख लेंगे। तो मैंने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है, पूरा बता दिया मैंने आपको। आगमन विधि अरस्तु ने दिया है, प्रतिपादन किया, विशिष्ट से सामान्य होता है, उदाहरण से नियम पे बात करते हैं। सेकंड आ गया नियम से उदाहरण, सामान्य से विशिष्ट, निगमन विधि हो गया आपका, पूरा समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने दी है, किस तरीके से इसमें हम यूज करते हैं इसको, ये मैंने आपको बता दिया। प्रोजेक्ट विधि और डाल्टन, मिस हेलन पार्किंसन दोनों ने मिलकर डेवलप की, समझ में आ गया होगा। खेल विधि बहुत इजी है, फ्रॉगवेल ने दी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। वाद विवाद, भ्रमण विधि, दोनों पे मैंने डिस्कस कर लिया, आपको बता दिया। कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो, कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें, बताएं, हमारी टीम है आपका तुरंत रिप्लाई देगी। हम 24 घंटे अवेलेबल हैं, कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं, कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, रिप्लाई आपको मिलेगा तुरंत। अब आ जाते हैं कौशल। कौशल कौन कौन से हैं? एक शिक्षक में कौन कौन से कौशल होने चाहिए, कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए जिससे कि वो एक अच्छा शिक्षक कहलाएगा। तो आप में वो कौन कौन से कौशल हैं? आप भी तो एक शिक्षक हैं, एज ए स्टूडेंट तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप टीचर हैं, कल टीचर बनेंगे जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। टीचर तो अभी भी हैं, बट वही है ना कि अभी तो आप ज्वाइन नहीं हो तो आपको कोई टीचर बोलता नहीं है, कल को ज्वाइन हो जाएंगे तो टीचर सब बोलने लगेंगे, बढ़िया आपको सैलरी मिलेगी, बढ़िया शादी होगी। तो पहला आ जाता है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में हम बात करते हैं कि एज अ टॉपिक हमारा क्या है, कि हमारी कक्षा में हमारा एक टॉपिक है कि हमें पढ़ाना है, ज्योग्राफी का टॉपिक है कि अर्थ के बारे में, हमें पृथ्वी के बारे में बताना है कि पृथ्वी में कौन कौन से मतलब लेयर्स हैं, मतलब पार्ट्स हैं, और पृथ्वी में किस तरीके से पृथ्वी को डिवाइड किया गया है, एज फिजिकली डिवाइड किया गया है। हम कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर इसकी लेयर्स की बात कर रहे हैं, और इसके वायुमंडल की बात कर रहे हैं। जो पृथ्वी के चैप्टर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये सब चीजें डिस्कस की जाती है, यहाँ पे पढ़ा होगा तो उस चीज पे फोकस करेंगे। प्रस्तावना कौशल में है कि हम जानेंगे बच्चों को, पहले इस चीज का बेसिकली, पहले एक चीज आप नोट कर लीजिए कि इस चीज का बेसिकली जो यूज होता है वो होता है लेसन प्लान में। आपने लेसन प्लान बनाए होंगे तो बस चीज को करेक्ट कर दूं, वहां पे ये चीजें होती हैं। पहले प्रस्तावना आएगा, फिर पूर्व ज्ञान आएगा, फिर श्यामपट कौशल आएगा। मैंने यहाँ पे 2-3 लिखे नहीं है, उनका कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं थे इसलिए नहीं लिखे, मेन ही लिखे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो प्रस्तावना कौशल मैंने लिखा है, प्रदर्शन विधि, श्यामपट व्याख्यान हो गया, उद्दीपन विकास और भ्रमण कौशल हो गया, और पुनर्वलन कौशल हो गया। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है बिल्कुल, और प्रदर्शन कौशल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो ये चीजें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। सीटेट की एग्जाम हो जाए या सुपर टेट के एग्जाम में, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो प्रस्तावना कौशल में जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पृथ्वी के बारे में बच्चों को सिखाना है, 1 to 5 की क्लास में हम हैं,
और ये चीज भी आपके दिमाग में रखनी है कि अगर आप 1 to 5 का पेपर देने जा रहे हैं तो 1 to 5 के अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चन के आंसर लगने चाहिए। वरना होता क्या है कि हम 6 to 8 भी पढ़ रहे हैं और 1 to 5 भी पढ़ रहे हैं, अब हो जाती है कंफ्यूजन। क्योंकि 6 to 5 में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका 6 to 5 का जब पेपर हम देते हैं, जैसे आपका जो जूनियर का पेपर होता है, सेम क्वेश्चन का आंसर 6 से 8 की जब पेपर में दूसरा आंसर होगा और 1 से 5 की कक्षा में दूसरा आंसर होगा। तो इस चीज को आपको बहुत ही ध्यान से देख के चलना है कि जब हम पेपर देने जाएंगे तो दिमाग में आपकी ये बात होनी चाहिए कि मैं 1 to 5 का एग्जाम देने आया हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मुझे आंसर्स देने हैं। ये चीज बहुत ही बेसिक है, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि गलतियां होंगी तो फिर उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, चाहे कितनी ही आप मेहनत कर लें। तो प्रस्तावना कौशल में जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमें पहले एक टॉपिक बनाना है कि हमें बच्चों को पहले बता दें कि कल हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, हमारा ये टॉपिक होगा और आप उस टॉपिक पे अपना प्रस्तावना आप अपना तैयार कर लेंगे कि हमें इस पे डिस्कस करना है, इस पर बात करनी है। सेकेंड आ जाता है आपका प्रदर्शन कौशल। अब पृथ्वी के बारे में बात करनी है हमें, तो हम करेंगे क्या, हम अपने जो टीचिंग लर्निंग एड्स हैं, जो हमारा शिक्षण वो होती हैं एड्स, टीचिंग लर्निंग एड्स होते हैं, मुझे हिंदी में अभी एलोबरेट नहीं हो रहा, हिंदी में क्या बोलेंगे। तो प्रदर्शन कौशल में हम एक ग्लोब ले आएंगे। ग्लोब आपने देखा होगा, जो नक्शा होता है पृथ्वी का, ग्लोब बोला जाता है, उसको ऐड करेंगे हम, क्योंकि हमें पृथ्वी का टॉपिक पढ़ाना है। तो बच्चों को डायरेक्ट वहां पे प्रदर्शन हो जाएगा कि ये ग्लोब है, पृथ्वी हमारी इस तरीके से होती है, गोल होती है, ये चीजें हैं इसमें। तो वहां पे उनके लिए वो डायरेक्ट एक प्रदर्शन का कार्य करेगा, प्रत्यक्ष रूप से उस ज्ञान को समझ पाएंगे, उनकी एक समझ डेवलप हो पाएगी। अब आ जाता है तीसरा नंबर, श्यामपट। श्यामपट मतलब हो जाएगा, जैसे कि मैंने इन चीजों के बारे में इतना बेहतरीन एक अच्छे सुविधाजनक राइटिंग मतलब लिख पाया, लिखित जो हमारा सुलेख बोला जाता है, सुंदर लेख जिसको बोलते हैं। महात्मा गांधी इस चीज के पक्ष में बहुत थे कि वो एक शिक्षक है ही नहीं जिसका लेखन अच्छा नहीं है, जिसका लेखन अच्छा है वही एक अच्छा टीचर हो सकता है, होगा। इस चीज को महात्मा गांधी ने बोला। उन्होंने ये शिक्षकों के लिए भी बोला था कि एक शिक्षक का दायित्व है कि वो एक बच्चे को सुंदर लेख के बारे में बताए, उसको समझाए, क्योंकि सुंदर लेख का महत्व जीवन में बहुत ही ज्यादा हो जाता है, क्योंकि चीजें आप वहां से उसके जीवन में भी निकल के बाहर आती हैं। तो सेकंड आपका हो जाएगा या थर्ड आपका हो जाएगा श्यामपट कौशल। जैसे मैंने यहाँ पे जितने भी चीजें लिखी उनको काफी बहुत अच्छे से समझा के हर एक अच्छे तरीके से लिखा है। तो श्यामपट कौशल भी आपका वहां पर 3 का जब टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं तो आप चीजें अच्छे से लिखेंगे, क्या क्या चीजें बताना जरूरी है वही लिखेंगे। बेवजह की चीजें आप जो यूजफुल नहीं है बच्चे के लिए वो आप नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ आप बता देंगे कि ये चीज होंगी, बट उनको आप एज ए इम्पोर्टेंट उनको नहीं बताएंगे, वो आप बोर्ड पे नहीं लिखेंगे। फिर उस चीज को एलेबोरेट कर देंगे, उसको एक्सप्लेन कर देंगे, व्याख्यान कर देंगे कि जो आपका टॉपिक है, तो आपका व्याख्यान भी, व्याख्यान का कौशल भी आपका सामने निखर के आ जाएगा। चौथा आ जाएगा उद्दीपन विकास। उद्दीपन विकास है कि आप जाएंगे बाहर की पृथ्वी के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो पृथ्वी में होता क्या क्या है, तालाब है, पेड़ पौधे हैं, गाय भैंस बकरी सब, हम भी रहते हैं, मानव है, हर चीज के बारे में। तो आप जाएंगे बाहर भ्रमण के लिए, उनको यहाँ पे भ्रमण विधि को कनेक्ट कर देंगे आप उद्दीपन विकास विधि से। उद्दीपन विकास में भ्रमण आगे लिखा है तो ये विधि भी हो जाएगी, ये कौशल है, ये विधि है, तो कौशल में हम इस विधि का यूज कर लेंगे तो हो जाएगा आपका भ्रमण हो जाएगा, वहां पे फिजिकली उद्दीपन उनका चेंज हो जाएगा, बच्चे बाहर भी जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे, उनका इंटरेस्ट उस टॉपिक में और बनेगा, तो चीजें और अच्छे से समझ पाएंगे। पांचवा आ जाएगा आपका पुनर्बलन कौशल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इस चीज को मैं खुद आप नोटिस कर सकते हैं, खुद आप समझ सकते हैं कि पुनर्बलन कौशल है। आपने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया पृथ्वी के बारे में, बच्चे को समझा दिया, पूरी क्लास को समझ आ गया। अब आप जब कक्षा को कंक्लूजन की तरफ ले जाएंगे, कंक्लूड करने की तरफ बढ़ेंगे, तो आप बच्चों से क्वेश्चन करते हैं कि किसी बच्चे को आपने खड़ा किया, बेटा बताओ कि पृथ्वी में जो जो मैंने आपको समझाया, जो जो चीजें बताई हैं, उसमें आपको क्या समझ में आया क्या नहीं। आपने उस चीज से एक क्वेश्चन किया जो आपने टॉपिक पढ़ाया था, उस बच्चे ने उस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा आंसर दिया, ठीक है, आपने उसको शाबाशी दे दी, आपने उसका पुनः बोला कि बेटा आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से बताया। सेकंड, जब हमने किसी बच्चे को खड़ा किया तो वो आंसर तो दे रहा है बट उतना अच्छा आंसर नहीं दे पा रहा है पहले बच्चे की अपेक्षा में, तो आपको करना क्या, उसका पुनर्वलन करना है कि बेटा आप ठीक बता रहे हो,
अच्छा बता रहे हो, कैरी ऑन, जारी रखो, आपका आंसर सही हो। तो ये आपका पुनर्वलन हो जाएगा, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हो सकता है कि वो गलत आंसर भी दे रहा हो, तो तब भी आपको उसको रोकना नहीं है, बीच में रोक दें कि बेटा नहीं आप तो गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं करना है। उसको जो बता रहा है उसको बताने दो, जो वो, क्योंकि बोलना ज्यादा जरूरी होता है गलत या सही से, क्योंकि हम 1 to 5 की क्लास है, वहां बच्चों को गलत सही नहीं सिखा रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है। यहाँ पे कोई ग्रेजुएशन लेवल की क्लास नहीं चल रही है, 1 to 5 की क्लास चल रही है। उनका बोलना ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि वो सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। तो बच्चा अगर कोई आंसर दे रहा है तो आपको उसको पुनर्वलन को बढ़ाना है, पुनर्वलन पे फोकस करना है कि वो उस आंसर को सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो वहां पे आपका ये 5वां नंबर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि इस चीज का सीटेट में भी एज अ पॉइंट कीवर्ड आपका बहुत ही यूज होता है। तो आप यहाँ पे इस चीज को नोटिस कर लेंगे, मैंने यहाँ पे स्टार बना दिया, इसीलिए प्रदर्शन कौशल भी आपका कीवर्ड में यूज हो जाएगा। पॉजिटिव पॉइंट दोनों ही है, प्रदर्शन कौशल भी पॉजिटिव पॉइंट है आपका, पुनर्वलन कौशल भी पॉजिटिव पॉइंट है आपका। तो मैंने सारी चीजें आपकी बेसिकली बहुत ही अच्छे से एलेबोरेट करके बताई हैं, समझा के बताई हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, चीजें आपको समझ में आई हुई होंगी। अब अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है ठीक से, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताएं हमें कि ये चीज हमें अभी समझ में नहीं आई, तो उस पर हम काम करेंगे, हमारी टीम है आपका आंसर तुरंत देगी। बाकी वीडियो को पूरा देखा करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि होता क्या है कि चीजें अगर आप बीच में शुरू में देख रहे हैं, लास्ट तक पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो टीचर का थोड़ा वो डिमोटिवेट हो जाता है, अगली क्लास में वो आपके लिए बेहतर करने की कोशिश नहीं करेगा। बाकी एज ए क्लास जो जो चीजें हैं वो आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपके अनुसार है, साइंस के लिए आपके लिए मेहनत कर रहे हैं लगातार। अभी बेसिक हम लोग चल रहे हैं, बाकी जब इन चीजों को एलेबोरेट आगे करना होगा, नेक्स्ट लेवल पे ले जाना होगा, तो हम क्लासेस को और भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके कुंदन सर है, मैथ में आपको बेसिक चीजें सिखा रहे हैं, अगर जिसको 0 लेवल से भी मैथ नहीं आती होगी तो वो सीख सकता है, यहाँ से उसको समझ आ सकता है। पेड कोर्स का कोई बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे हो क्या रहा है आजकल कि बिल्कुल नेक्स्ट लेवल से उठा ली जा रही चीजें। आर्ट साइड का जो स्टूडेंट है उसको समझ में नहीं आता रही परसेंटेज होता क्या है, उसको क्या पता, अब उसको बेसिक ही नहीं पता है परसेंटेज का। मैं भी शॉर्ट में इसीलिए चीजें रख रहा हूँ, बाकी आगे जब डिस्कस करेंगे तो लेंथी क्लासेस लेंगे, उसमें आपको क्वेश्चन वाइज चलेगा सब कुछ। अभी हम लोग चीजें और सेट कर रहे हैं, आप इस सेटअप को और भी इम्प्रूव किया जाएगा। आगे चल के आपके लिए काफी सरप्राइजेस आने वाले हैं, इंग्लिश की क्लासेस है और हिंदी की क्लासेस अभी ऐड होने वाली हैं, संस्कृत की भी क्लास ऐड होने वाली है, रीजनिंग भी आपके लिए जल्दी आने वाली है, और जीएस तो एक बहुत बड़ा आपके लिए सरप्राइज है, क्योंकि जीएस के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं काफी। और करंट अफेयर एक आपके लिए ऐसा सरप्राइज होगा जो नेक्स्ट वीक से, मैं आपसे प्रॉमिस तो नहीं करूंगा, बट नेक्स्ट वीक से पूरे की पूरी कोशिश की जाएगी करंट अफेयर आपके लिए लाया जाए, आपके लिए करंट अफेयर भी लाया जाए। तो इस तरीके से हम लोग पूरी क्लासेस, सारी क्लासेस आपके लिए रेगुलर लाएंगे। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। टीच मंत्रा की टीम आपके लिए बेहतर और बेहतर करने की कोशिश कर रही है। साइनिंग ऑफ, गुड बाय।